आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप पीछे लिखे हुए स्लाइड पर देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रमुख जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह और नागरिक विद्रोह। उन विद्रोहों को पढ़ेंगे जब तत्कालीन भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे ही स्थापना हुई, भारत के अधिकांश वर्ग ने, चाहे वो कृषक रहा हो, चाहे जनजातीय रहा हो या दूसरा सामान्य वर्ग रहा हो, उसने ब्रिटेन की सत्ता का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। आप जानते हैं कि सन 1765 ईस्वी में जैसे ही उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी मिली, तो उसके 2 से 3-4 वर्षों के बाद ही बंगाल के क्षेत्र में एक विद्रोह का जन्म हुआ था, जिसको सन्यासी विद्रोह के नाम से आप अच्छे से जानते होंगे। तो आप प्रश्न उठता है कि भारत में हम किन किन विद्रोहों को पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको एक बार करा दूं। जैसे आप देखिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में भारत में प्रमुख विद्रोह। अब विद्रोह का मतलब क्या है। अब पहले तो विद्रोह वर्ड को हम बताते हैं आपको। विद्रोह का मतलब है कि भारत में जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो कुल कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। अब विरोध क्यों किया गया। तो विरोध इसलिए किया गया क्योंकि सरकार जो लोगों को थी वो पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी। क्योंकि अधिकांश लोग जो ब्रिटेन की सत्ता का इसलिए विरोध कर रहे थे कि ब्रिटेन की सत्ता जो थी वो लोगों के अनुकूल नहीं चल रही थी, लोगों का शोषण हो रहा था। इसलिए कई विद्रोह हुए। अब लेकिन विद्रोह को हम पढ़े कैसे, क्योंकि भारत में ऐसे सैकड़ों विद्रोह हैं। मतलब अगर हम संख्या देखें तो इसमें सैकड़ों से ज्यादा भी संख्या होगी जो भारत में विद्रोह हुए हैं। लेकिन इन सैकड़ों विद्रोहों को तो हमें पढ़ना नहीं है, और पढ़ना भी है तो हम किस क्रम में पढ़ लें कि हमको पढ़ने में बहुत आसानी रहे। तो एक इतिहासकार हैं जिनके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, आप किताब भी देखते होंगे। बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा ने क्या किया है, विद्रोह को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं। तो पहले आप ये देखिए, अगर हम 3 भागों को देखें तो ये 3 भाग हैं। एक है नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह। एक है कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह। और एक है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह। तो इन 3 विद्रोह को हमें पढ़ना है। मतलब टाइप ऑफ विद्रोह कितने, 3 प्रकार के। एक है नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह का मतलब है आम व्यक्ति। मतलब नागरिक विद्रोह में तो ये सब विद्रोह आएंगे, लेकिन थोड़ा अलग करने के लिए हम क्या लोग करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं आम नागरिक। आम नागरिक। तो इसके अंतर्गत आम नागरिक पढ़ लेंगे। कृषक विद्रोह में आप पढ़ेंगे किसानों के विद्रोह। कैसे किसानों के विद्रोह, उन किसानों के विद्रोह जिन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया और किसानों ने अपने ऊपर लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर, चाहे वो जमींदारी व्यवस्था रही हो, चाहे रैयत बाड़ी रही हो, चाहे महलबाड़ी व्यवस्था रही हो, उस सत्ता के लिए या उस व्यवस्था के लिए विरोध किया, तो उसको हम मानते हैं कि वो कृषक विद्रोह हो गए। अब ये रहे जनजातीय विद्रोह। विद्रोह, जनजातीय विद्रोह का मतलब है जो पहाड़ी आदि क्षेत्रों में, जिसे वर्तमान में एसटी के नाम से, शेड्यूल ट्राइब के नाम से आप जानते होंगे, जो संविधान में वर्णित है। और शेड्यूल ट्राइब ने भी, उन जनजातीय लोगों ने भी भारत में बहुत सारे विद्रोह किए थे। इसलिए उन विद्रोह को हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम जानते हैं जनजातीय विद्रोह के नाम से। मतलब पहाड़ आदि क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने विद्रोह किए थे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो विद्रोही हुए थे वो जनजातीय विद्रोही हुए थे। तो हमको 3 टाइप के विद्रोह पढ़ने हैं। एक नागरिक विद्रोह, एक कृषक विद्रोह, एक जनजातीय विद्रोह। तो 3 टाइप का यहाँ आपने फर्क समझ लिया कि 3 टाइप के विद्रोह होते हैं। एक और आप डिवाइडेशन को समझने की कोशिश करिए। एक डेट है भारत में 1800 1857 ईस्वी। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के चक्कर में हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारत में अंत हो गया था, और भारत की सत्ता को डायरेक्ट ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया था, तो आप ये समझ चुके हैं कि 1857 के पहले शासन किसका रहा, तो वो शासन रहा कंपनी का शासन। और 1857 के बाद किसका शासन रहा, तो वो रहा ब्रिटेन की पार्लियामेंट का या ब्रिटेन की सरकार का। फर्क यह है कि कंपनी
सरकारी नहीं थी, निजी लोगों की कंपनी थी। ब्रिटेन की सरकार अपनी सरकार है। तो आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर पता लग गया कि समय दो टाइप का होगा, एक 1857 के पहले का, 1857 के बाद का। इन आधारों पर भी हम कुछ विद्रोहों को अलग कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि 1857 के पहले वाले कृषक विद्रोह और 1857 के बाद के कृषक विद्रोह। इससे क्या होता है कि टाइम पीरियड थोड़ा अलग हो जाता है और हमें पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आप इतना बहुत अच्छे से समझ पाए हैं कि इस टाइप का डिवाइडेशन हमको करना है। तो हम फिर चलते हैं और आप देख पा रहे हैं कि पीछे लगी हुई स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजातीय, कृषक और नागरिक विद्रोह। तो आपका इस क्लास में स्वागत है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसके अंतर्गत हर एग्जाम में आने वाले सभी कृषक विद्रोह हों चाहे नागरिक विद्रोह हैं, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि इससे लगभग हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपका माइंड मैप हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आपको इसके बाद दूसरी क्लास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। लगभग इसके इर्द गिर्द ही जितने भी प्रश्न आते हैं वो इस टॉपिक से संबंधित आपके लगभग सब कवर होने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं कि भारत में आखिर क्यों विद्रोह हुए होंगे। तो आप देखें पीछे लिखा हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरोध में समय समय पर अनेक विद्रोह हुए। ये विद्रोह स्थानीय असंगठित असंगठित अवस्थ थे, लेकिन इन्होंने आगे चलकर 1857 की क्रांति का आगाज कर दिया था। मतलब विद्रोह छोटे छोटे होते रहे, लेकिन कहते नहीं कि जब पापों का एक घड़ा जो होता है, जब वो भर जाता है तो उसको फूटना लाजमी होता है। आप देखेंगे, कहते हैं कि जब कोई आदमी जीवन भर पाप करता रहता है तो उसके पाप का एक दिन अंत जरूर होता है। कहते नहीं कुकर्म जो होते हैं उनको उनका प्रतिफल व्यक्तियों को ज्यादा जब अवश्य मिलता है। तो ब्रिटेन की सत्ता ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। समय समय पर उनको सताया गया, समय समय पर उनका शोषण किया गया। एक वृद्ध से लेकर एक बच्चा तक का शोषण किया गया। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर जो आग पनप रही थी, वो आग पहले स्थानीय स्तर पर निकलती रही, फिर स्थानीय स्तर थोड़ा व्यापक हुआ, लेकिन 1857 में ठीक ठाक उत्तर भारत में अंग्रेजों का विरोध किया गया। तो 1857 के पहले भी वो छोटे मोटे विद्रोह हुए थे, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हुए क्योंकि इनका उद्देश्य स्थानीय था। इसलिए इन विद्रोहों में सफलता की गुंजाइश कम हुई है। लेकिन किसी भी चीज को आप सफलता असफलता से नहीं माप सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपने बहुत अच्छे से यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन में भी संभावनाएं तो हैं, क्योंकि जहां लाखों व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां सफलता होने का रेशियो बहुत कम है, हजारों में आंकड़ा रहता है। तो कुछ व्यक्तियों को असफलता पक्का पक्का मिलने वाली है, हम तो कहते हैं अधिकांश व्यक्तियों को असफलता मिलने वाली है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से पढ़ा, मेहनत की और वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ, तो क्या हम सफलता का मानक उससे ये तय कर लें कि वो व्यक्ति कभी पढ़ा नहीं होगा? क्या हम सफलता के आधार पर यह मान लें कि उस व्यक्ति में ज्ञान की कम रही होगी, ज्ञान की कमी रही होगी, तार्किकता कम रही होगी? तार्किकता कम रही होगी? तो प्रश्न का आंसर है कि नहीं। समस्याएं अलग होती हैं, सफलता असफलता अलग मामला होता है। लेकिन सफलता असफलता से भी आगे जो या परे जो चीज होती है वो ये होती है कि आपने जन जागरूकता कैसे फैलाई। 1857 की क्रांति अगर प्रथम दृष्टा देखा जाए तो वो असफल हो गई थी और उससे भारत को आजादी नहीं मिली थी। लेकिन क्या 1857 की क्रांति को हम प्रथम दृष्टा ये बोल देंगे कि असफल हो गए थे? नहीं, असफल इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि अगर वो क्रांति असफल हो जाती तो क्या उसका रिजल्ट आगे शून्य हो जाता। आप देखेंगे 1857 के बाद जब भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति भी जो थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को अपना आदर्श माना। वो यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे। देखो, अंग्रेजों की आर्थिक अंग्रेजों की आर्थिक सामाजिक धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के कारण भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, किसान, आदिवासी, सैनिक, स्थानीय शासक, कारीगर, सामान्य जनता में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ था। इस असंतोष को एक दिन तो निकलना ही था। भारत का कोई भी वर्ग रहा हो, चाहे वो किसान रहा हो, चाहे वो आदिवासी रहा हो, चाहे बुनकर रहा हो, चाहे वो वंचित रहा हो,
चाहे अमीर रहा हो, शासक रजवाड़ा कोई भी रहा हो, वो ब्रिटेन की सत्ता का विरोध कर रहा था, क्योंकि सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। तो ये जो था वो कहीं ना कहीं हर विद्रोह के पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा था। तो आप इतना समझ पाए कि ये जो थी वो विद्रोह की पृष्ठभूमि थी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज जो होती है, आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि कोई भी चीज रहे, मान लीजिए कुछ ना कुछ कारण जो होते हैं, वही कारणों की बदौलत तो कोई आंदोलन होता है ना। अगर कोई कारण नहीं रहेंगे तो आंदोलन क्यों होगा? अगर भारत सरकार के खिलाफ लोग किसी प्रकार का आंदोलन करते हैं या धरना करते हैं, तो कुछ तो कारण रहे होते हैं ना। कोई कारण नहीं रहेंगे तो लोगों को कौन सा शौक है कि भैया कि हमको जाना है, हमको आंदोलन आंदोलन खेलना है। ऐसे कोई शौक तो है नहीं। तो कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं, जिन कारणों की बदौलत फिर बाद में क्रांति का आगाज होता है। तो भारत में चाहे वो जनजातीय विद्रोह रहे हों, चाहे वो कृषक विद्रोह रहे हों, वो कोई भी विद्रोह रहे हों, उनके पीछे कौन कौन से कारण काम कर रहे थे, तो आइए उनको देखते हैं। एक नज़र हम कारणों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है। जब आप कारण जान जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि भारत में अगर ये कारण थे तो इनके पीछे कौन कौन सी और छोटी छोटी बातें थी जो घर कर गई थी लोगों में, जो बाद में ब्रिटेन के लिए एक सबक का कारण बनी। तो आप देखें, अगर हम कारणों को देखें तो एक है आर्थिक शोषण। भारत अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हितों के अनुसार संचालित किया था। भारतीय कुटीर उद्योग को नष्ट किया गया तथा कच्चे माल का निर्यात, तैयार वस्तुओं का आयात बढ़ाया गया। इससे भारतीय कारीगरों और व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई। क्या हुआ भैया? हुआ क्या कि भारत पे जैसे ही भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना, अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां बदल दी। कैसे बदल दी? कि भारत में जिस समय जो भी कादान होता था, जिन वस्तुओं को बुना जाता था या कुछ भी होता हो, कुछ भी होता हो, तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? लाइट ज्यादा हो गई लग रहा है मुझे। तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया कि भारत को कच्चे माल के रूप में उत्पादन को बढ़ावा दिया। कैसे दिया? मान लीजिए पहले एक भारतीय बुनकर है, बुनकर है। तो बुनकर क्या कर रहा है? वो अपने यहाँ रेशम को या कपास के माध्यम से कपड़ा बुन रहा है। कपड़ा बुना, और कपड़ा बुनने के बाद उसने स्थानीय बाजार में बेच दिया और अपनी आजीविका का बहुत अच्छे से वो निर्वहन कर रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के लोग आए तो ब्रिटेन ने क्या किया कि कपास के उत्पादन को तो बढ़ावा दिया, लेकिन कपास से जो कपड़ा बनाया जा रहा था उसको हतोत्साहित कर दिया, उस पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए। लोगों पर प्रेशर दिया गया कि आप ऐसा काम मत करिए, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हम आपको प्रताड़ित करेंगे। और आप जानते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में कई बार स्थितियां ऐसे हो गई थी कि भारत में बड़े बड़े बुनकरों ने अपने हाथ के अंगूठे काट दिए थे, क्योंकि ब्रिटेन के लोग उन पर दबाव देते थे। इसलिए आर्थिक कारण कहीं ना कहीं इन विद्रोहों को पीछे पृष्ठभूमि में काम कर रहे थे। वहीं देखो, अत्याधिक भू राजस्व नीति। अब अत्याधिक भू राजस्व नीति कैसे? कि भू राजस्व का मतलब है कि भारत में जो किसान वर्ग था, वो फसलों का उत्पादन करता था, खाद्यान्न वगैरह का उत्पादन करता था, उस पर जो सरकारें होती थी वो टैक्स लगाती थी। कोई टैक्स लगाता था 33%, मतलब 1/3, और कभी कभी ये 50%, मतलब 1/2 तक भी जाता था। ये कभी कभार होता था, और वो किसान जो थे वो कर देते थे। लेकिन जब सूखा पड़ता था, अकाल की स्थिति होती थी, तो सरकार इसमें कमी करती थी और जन कल्याण का काम भी करती थी। सरकार का मतलब आप समझिए, मुगल शासक रहे हो या भारतीय शासक रहे हो, ये परंपरा चली आई थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की सरकार आई, चूंकि ब्रिटेन की सरकार विदेशी थी, जब विदेशी थी तो कौन सा कल्याण करना था उनको? क्या भारत के लोगों का कल्याण करना चाहा? क्या उनको भारत के लोगों से वोट लेना था? क्या भारत के मंशा से सरकार चलाई जा रही थी? तो नहीं चलाई जा रही थी। जब वोट नहीं लेना था तो फिर भैया वो काहे इतना काम करेंगे? तो उन्होंने कुछ आर्थिक नीतियां बनाई, जिनमें हमने आपको बताया था कि जमींदारी व्यवस्था बनाई। उस जमींदारी व्यवस्था में कहा गया कि आप जमींदारी व्यवस्था में जो किसान खेत में काम करते थे, उन किसानों को उनकी भूमि के अधिकार छीन लिए और एक व्यक्ति को दे दिए, जिसे जमींदार कहा गया। कहा गया आप जमींदार, तुम्हारी ये परंपरा रहेगी, तुम्हारी वंश के अनुसार चलेगी, अनुमानसिक होगी। अब आपको इससे रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उस रेवेन्यू को हमको फिक्स कर देना है कि हर साल हम इतने देंगे, आपको जितना मर्जी आए उतना पैसा आप उगाइए।
इसलिए अब अंग्रेजों का डबल शोषण हुआ। एक तरफ तो ब्रिटेन के लोग कर रहे थे, दूसरी तरफ कई लेयर बनी और कई लेयर के माध्यम से भारतीय किसानों का शोषण हुआ। इसलिए आर्थिक नीतियां भी कहीं या भू राजस्व नीतियां भी इस आंदोलन के पीछे काम कर रही थी। महाजन और साहूकारों का शोषण। किसानों और आदिवासियों को ऊंचे ब्याज पर ऋण दिए जाते थे। ऋण न चुका पाने पर उनकी भूमि संपत्ति छीन ली जाती थी। इससे ग्रामीण समाज में असंतोष फैल गया था। कैसे फैल गया था कि अंग्रेजों ने कह दिया कि हमको इतना राजस्व चाहिए, आपके ऊपर टैक्स इतना लगा है। अब मान लीजिए किसी किसान के पास टैक्स नहीं रह पाया, उसके पास पैसा नहीं रहा, तो अब पैसा जब नहीं रहा तो वो क्या करते थे कि वो अपने आसपास में कोई अमीर है, साहूकार है, कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे टैक्स के रूप में महंगे इंटरेस्ट पर वो कर्ज ले लेते थे। और बाद में वो साहूकार उनकी जमीन भी हड़प लेता था, उनके बीवियों के साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरा कृत्य करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी आंदोलन के पीछे काम कर रहा था, जिसने एक बड़ा कारण दिया। अब देखिए, सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज और धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप किया गया। इससे लोगों में भय हुआ। अंग्रेज उनकी परंपरा और सांस्कृतिक चोट को नष्ट करना चाहते थे। अब यहाँ एक बात ये माननी होगी कि अंग्रेज भारत में तत्कालीन सामाजिक संस्कृति को परिवर्तित करना चाहते थे। खैर, वो ये कहते थे कि हम तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न आप बनाना चाहते हो तो क्या मॉडर्न बनने की पहली शर्त ये होगी कि हम ब्रिटिश कपड़े पहन लें, ब्रिटिश रीति रिवाज के अनुसार चल लें, ईसाई धर्म को अपना लें? क्या धर्म अपनाने से कोई व्यक्ति मॉडर्न हो जाएगा? अगर धर्म अपनाने से मॉडर्न होता तो कई देश आज मॉडर्न के कगार पर खड़े हो जाते। मतलब कितनी पुअर बात स्टेटमेंट है कि आपने अगर ईसाई धर्म अपना लिया तो आप मॉडर्न हो जाएंगे। इसलिए भारतीय समाज में उन लोगों ने कुछ, खैर ये भी था कि भारत में कुछ परंपराएं थी जो दूषित परंपराएं थी, गंदी परंपराएं थी। जैसे आप जानते हैं, वो सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी, जाति प्रथा, छुआछूत की व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं पर भी अंग्रेजों ने कुछ रिफॉर्म्स किए। और रिफॉर्म्स किए तो उसका हम धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करना भी चाहिए कि अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक परिवर्तन अगर लाए हैं तो उसके लिए धन्यवाद करने में क्या बुराई है। क्या हम सिर्फ अंग्रेजों को बुराई की दृष्टि से देखें? हम एक इतिहास के स्टूडेंट हैं, और इतिहास पढ़ते समय हमारा आकलन जो होना चाहिए वो प्रशस्त होना चाहिए। वो क्यों बायस्ड हो कि हम भारतीय हैं तो हम अंग्रेजों को गलत बता देंगे। अगर उन्होंने सामाजिक सामाजिक सुधारों में अगर कुछ अच्छे परिवर्तन किए हैं तो उसमें उनको थैंक्स करने में, उनको धन्यवाद करने में क्या बुराई है? अगर उन्होंने अच्छे कृत्य किए हैं तो उसके लिए तो हम धन्यवाद कर देंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे उनकी सामाजिक धार्मिक नीतियां बेहतर थी, क्योंकि धार्मिक नीतियों में आप कह रहे हैं कि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिए। वो ईसाई धर्म स्वीकार करने से कौन सा कल्याण हो जाएगा? लेकिन सामाजिक सुधारों में उन्होंने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स किए। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को बंद कर दिया, बाल विवाह को भी बंद कर दिया। तो अच्छे रिफॉर्म्स थे, तो उनके लिए उनको धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ परंपराएं थी जिनसे भारतीय लोग जुड़े हुए थे, उन पर लोगों को आघात लगा तो लोग विरोध में खड़े हो गए। वही देखो, जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप। कैसा हस्तक्षेप जनजातीय क्षेत्रों में? कि जनजातीय लोग जो थे वो अभी भी समाज से बाहर थे, और अपने पहाड़ी आदि क्षेत्रों में उनका अपना क्षेत्र था, अपनी संस्कृति थी, अपने लोग थे, अपनी परंपराएं थी, उन पर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आपकी परंपराओं के अनुसार जीवन नहीं चलेगा, अभी तक आपके वन पर जो अधिकार थे वो नहीं रहेंगे। क्योंकि जनजातीय जो क्षेत्र थी, जो जनजातीय लोग थे, वो जंगल में रहते थे, और जंगल में रहते थे तो वहीं से उन्होंने जंगली सामानों का उत्पादन कर लिया, मार्केट में बेच दिया, मार्केट के बदले पैसे मिल गए, उससे उनका जीवन चल रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि वन का क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, वन का क्षेत्र तो हमारा है, क्योंकि हम इस क्षेत्र के मालिक हैं। इसलिए जब ऐसा विरोध हुआ तो इस विद्रोह के पीछे कहीं ना कहीं जनजातीय लोग खड़े हो गए कि आपका जो अधिकार है वो आपका नहीं है, मेरी जो परंपराएं थी वो सही थी। वहीं आप देखें, वन कानून में परिवर्तन, तो हमने वही बताया है कि झूम खेती पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मतलब जो पहले आदिवासी लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, मतलब एक स्थान पर उन्होंने कृषि की फिर दूसरे स्थान पर की, तो उस पर भी उन लोगों ने रोक लगा दिया था। इस समय उत्तर भारत गर्मी का शिकार है, और लगभग जो टेम्परेचर है वो इस समय 42 से 45 डिग्री के बीच में चल रहा है। जब इतना टेम्परेचर चल रहा होता है तो क्लास लेना बहुत मुश्किल होती है, और मुश्किल के साथ साथ इतना टेम्परेचर झेलना, ये जो
पीछे ये जो इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है ये भी बहुत गर्मी करता है, तो पानी पीना मजबूरी हो जाती है। नहीं पता लगा मास्टर पढ़ाते पढ़ाते यहीं डला हुआ है, वो तो वीडियो में भी कैप्चर नहीं होगा कि कोई यहाँ गिर गया है। आपको लगेगा कि हाँ कुछ हुआ था, पर उसके बाद दिखा नहीं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं कारण। अब देखो विद्रोह के कारण, अब देखो सैनिक असंतोष। आप जानते ही सैनिक असंतोष मतलब है कि जो भारतीय लोग अंग्रेजों के सेना में भर्ती हुए थे उनके साथ ये लोग भेदभाव करते थे कि भारतीय सैनिक कई साल पुराना भी हो, एक अंग्रेज रिक्रूट भी होता था तो उसको उससे श्रेष्ठ माना जाता था, और उनके धार्मिक अधिकार भी छीन लिए थे कि तिलक लगाना, इन पर भी अंग्रेजों ने अधिकार से वंचित कर दिया था। तो इस टाइप के सैनिक असंतोष भी बढ़ता जा रहा था। राजनीतिक विवादवाद, विस्तारवाद, बेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत भारतीय अधिकारों को सीमित करने में काफी भूमिका निभाए थे। कैसे कि सहायक संधि लगाकर बेलेजली ने किस प्रकार कितने राज्यों को अपने क्षेत्र में ले लिया था, बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ, आप पढ़े भी होंगे। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां भी आप जानते हैं कि किस प्रकार उसने हड़प नीति के द्वारा झांसी, सतारा, नागपुर कई स्टेटों का विलय अपने में या कई रियासतों का विलय कर दिया था, इसलिए एक बड़ा विद्रोह कहीं ना कहीं जन्म लेने वाला था। तो देखो विद्रोह का वर्गीकरण हम किन भागों में करेंगे, एक सैनिक विद्रोह हो गया, एक किसान विद्रोह हो गया, एक आदिवासी विद्रोह हो गया। अगर हम सैनिक विद्रोह की भी अलग कर ले, वैसे सैनिक विद्रोह को हम नागरिक विद्रोह में ही पनाह दे देते हैं। तो इन विद्रोह को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारा पहला विद्रोह, आपको शायद सही दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अब क्लियर होगा? हाँ क्लियर है। चलिए अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे पढ़ने के लिए, हमारा क्या पैटर्न होगा। यहाँ हम लिखेंगे विद्रोह के प्रमुख नाम, इस तरफ हम लिखे विद्रोह के प्रमुख नाम कि विद्रोह कौन कौन से हुए थे, और उसके नीचे हमने लिखा है समय। विद्रोह का नाम जैसे सन्यासी विद्रोह, और सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो मैंने लिखा है नीचे सन 1770 ईस्वी। इसी प्रकार आप देखेंगे इस तरफ लिखा है नेतृत्वकर्ता, मतलब इस विद्रोह को लीड किसने किया, नेतृत्व किसने किया। 1 मिनट में एक बार एक स्लाइड देखना चाहूंगा कि कलर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आज कैमरा से सेटिंग ऑन ऑफ हुई है तो उससे शायद पीपीटी का कलर बदल गया है, मेरा भी कलर बदल गया होगा। तो इस तरफ हम नेतृत्वकर्ता देखेंगे, इस तरफ देखेंगे कौन से क्षेत्र में हुए, तो इस तरफ क्षेत्र, और इसके पीछे हम कारण और कुछ विवरण देख लेंगे कि इन विद्रोह का संबंध किस टाइप से था। तो समझ गए कि सबसे पहले इस तरफ विद्रोह का नाम, उसके नीचे समय, यहाँ नेतृत्वकर्ता, यहाँ प्रभावित क्षेत्र और मुख्य कारण। इसके अंतर्गत सभी विद्रोह मैंने शामिल किए हैं, आपके सारे विद्रोह आज कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह को आप देख रहे हैं, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो सन्यासी विद्रोह हुआ सन 1770 से लेकर 1820 के बीच में। लेकिन आप एक डेट रखिए सन 1770 के दशक में, सन 1770 के दशक में ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे मजनून साय, मूसा साय, भवानी पाठक आदि जो लेख थे, और देवी चौधरानी। तो देखो मजनू साय, भवानी साय, देवी चौधरानी, ये जो किस क्षेत्र में हुआ, बंगाल के क्षेत्र में हुआ। तो विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता ये लोग हैं, और क्षेत्र कौन है, बंगाल का क्षेत्र है। और अगर हम इसके कारण देखें कि किन कारणों के पीछे इस विद्रोह का जन्म हुआ था, तो देखो अत्याधिक कर नीति, भीषण अकाल, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का कथा अनुसार इसी पर आधारित है। तो आप इतना समझ गए कि विद्रोह हुआ सन्यासी, इसके नेतृत्वकर्ता ये लोग हैं भवानी पाठक, देवी चौधरानी, और प्रभावित क्षेत्र कौन है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र प्रभावित है। और इसके मुख्य कारण क्या है, तो भीषण अकाल पड़ गया। अकाल के पड़ने के बाद भी अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में या कर वसूली में कोई अधिकार नहीं छोड़ा, और वो उसी स्तर पर कर वसूल करते रहे, इसलिए भारत में एक सन्यासी विद्रोह हुआ। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो बुक लिखी थी, जो उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था आनंद मठ। तो आनंद मठ में इस कथा वस्तु को निवर्णित किया है। तो आप याद ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न आता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है उसमें किस विद्रोह का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है सन्यासी विद्रोह का
वर्णन मिलता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे चुआर विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आता है, इसलिए आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है। सन 1770 के दशक में दुर्जन सिंह जगन्नाथ सिंह इसके नेतृत्व करता है। ये जो है मिदनापुर बंगाल के क्षेत्र में पड़ा था, मतलब बंगाल का क्षेत्र में प्रभावित हुआ, या बंगाल के क्षेत्र में यह आंदोलन हो रहा था। बड़े भू राजस्व और अकाल के कारण उत्पन्न हुए भूमिज आदिवासियों का विद्रोह था। तो इस विद्रोह को भी आप इतना ही याद रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें फैक्ट आते हैं और मेंस में हमें लिखना होता है, तो एक दो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। वही देखो पॉलीगार विद्रोह। पॉलीगार मतलब 1795 से 1805 के बीच। इसको नाम रखना हो तो रखिए वीर पंड्या काट्टोबम्मन नायक इसके जो थे वो नेतृत्व करता थे। किस क्षेत्र में हुआ, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ। अब देखिए कंपनी द्वारा पॉलीगार स्थानीय जमींदारों सामंतों के संप्रभु अधिकारों को चुनौती देना और दमनकारी नीति का विरोध। पहले तो ये देखिए, अगर इसका नाम पॉलीगार विद्रोह पड़ा तो क्यों पड़ा, क्योंकि पॉलीगार का मतलब है जमींदार। कौन से जमींदार, तो दक्षिण भारत में जो जमींदार होते थे उनको पॉलीगार कहा जाता था। जब आपने हैदर अली को पढ़ा होगा तो हैदर अली के में मैंने बताया था कि हैदर अली ने दक्षिण के पॉलीगारों को अपने विद्रोह से उनका दमन कर दिया था। तो पॉलीगार विद्रोह कहाँ हो रहा है, तो पॉलीगार विद्रोह जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, समय भी देख लिए है। वही देखो बेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से 9 के बीच में, इसका नेतृत्व करता दीवान बेलू थम्पी है। क्योंकि बेलू थम्पी है इसलिए इस आंदोलन का नाम ही बेलू थम्पी पड़ गया। वहीं ये किस क्षेत्र में हो रहा है, तो ये त्रवणकोर में हो रहा है, मतलब केरल में हो रहा है। अंग्रेजों द्वारा थोपी गई सहायक संधि आंतरिक मामले आदि हस्तक्षेप के कारण इस आंदोलन का जन्म हुआ। तो ये आंदोलन भी आप पढ़ चुके हैं। पाई का विद्रोह 1817 ईस्वी में बक्सी जगबंधु के द्वारा उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ। बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, अगर हम इसमें इंपोर्टेंट के सिंबल लगाएं तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाला विद्रोह याद रखिए और एक पॉलीगार विद्रोह याद रखिए। बाकी स्लाइड में आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन के माध्यम से आपकी तैयार होता रहेगा। मान लो मे भी कभी वो चीज पूछ दी जो हमने तैयार ना की हो, क्योंकि हमेशा वही आएगा जो आप तैयार किए गए हैं, तो ऐसी संभावनाएं होती नहीं है। अगर जो आप पढ़ रहे हैं वही आने लगे तो फिर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से तो पेपर कर लेगा। और एग्जाम की चुनौती भी तो वही है जो आपको पता ना हो और अनएक्सपेक्टेड चीज आती हो। कोई ये क्विज थोड़ा है, कोई कंपटीशन कोचिंग की कि एक्स आई एस वाई आई एस की कोचिंग के द्वारा कोई मॉक टेस्ट थोड़ा है कि क्या आएगा। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं वही। अब देखो अहोम विद्रोह है। अहोम विद्रोह कब हुआ, तो 1828 से 33 के बीच में। अहोम से मतलब होम से आप घर का याद नाम रखिए, असम। होम मतलब घर, और घर में कभी कभी अलग चीजें होती हैं, कई घर असम रूम अलग अलग होते हैं, असमानता होती है, इसलिए असम में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर हैं। और एक कब हुआ, कहाँ हुआ, असम में हुआ। इसका प्रमुख कारण प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा अहोम क्षेत्र को वापस न करने से इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया था। तो जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1824 ईस्वी से लेकर 26 ईस्वी में। और 1826 में यानडूब की संधि हुई थी। तो बर्मा के सॉरी असम के क्षेत्र को पहले मिलाने का वादा नहीं किया गया था, लेकिन बाद में असम को और सॉरी मणिपुर को स्वतंत्र क्षेत्र मान लिया गया। असम पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण बना लिया था, इसलिए वहां पर भी एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसको हम असम के विद्रोह के नाम से या अहोम विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसको बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि रानी चेन्नम्मा का है तो आप याद रख सकते हैं, रख लीजिए। ये कित्तूर विद्रोह, और कित्तूर विद्रोह जो है, कित्तूर विद्रोह जो है वो 1824 ईस्वी में हुआ है। रानी चेन्नम्मा इसकी नेतृत्व करता थी। कर्नाटक के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा कि कित्तूर विद्रोह रानी चेन्नम्मा कर्नाटक क्षेत्र से इसका संबंध है। वहीं हम देखते हैं रमोशी विद्रोह। रमोशी विद्रोह जो है वो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रमोशी विद्रोह कब हुआ, 1822 से 29 के बीच में सक्रिय हुआ। चित्तर सिंह और उमाजी नायक जो है वो इसके नेतृत्व करता थे। कहा हुआ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मराठाओं के पतन के बाद उनके अधीनस्थ जो लोग थे
उन्होंने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में अपना झंडा बुलंद किया, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ। कच्छ विद्रोह, तो कच्छ तो आप जानते हो कच्छ की खाड़ी है, तो इसका संबंध निश्चित है गुजरात से होने वाला है। कब हुआ? 1819-31 में हुआ। राजा भारमल, गुजरात के क्षेत्र में इस विद्रोह का जन्म हुआ था। तो ये विद्रोह आपको बहुत रटना नहीं है, आपको करना क्या है कि इनको आप एक हफ्ते में एक बार देखते रहें, क्योंकि पढ़ने का जो सबसे अच्छा पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले आपने एक बार रिवाइज किया, उसके बाद आपने एक हफ्ते बाद फिर दोबारा देख लिया। इसलिए बार बार अगर आप देखते रहेंगे तो आपकी ये जो है वो क्लियर बना रहेगा, ठीक है। वहीं देखो विजयनगरम विद्रोह, इस विजयनगरम विद्रोह को आप याद मत रखिए, ये विद्रोह पर्याप्त है, इतने विद्रोह। कभी कभी ये भी होता है ना कि जो आपको बनाकर लाना होता है कि आपको विद्रोह, इतने विद्रोह बताने हैं, क्योंकि अगर विद्रोह आपको कम बताए जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि लो ये तो कम विद्रोह हैं, इतने विद्रोह में कैसे कवर हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि आपने क्या पढ़ा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपने छोड़ा क्या है, क्योंकि सब आप पढ़ नहीं सकते हैं और सब आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञता ये है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपके लिए कम उपयोगी हैं। अब मान लीजिए एक जगह, जैसे आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, तो साइंस एंड टेक का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तैयार कर लेते हैं तो थोड़े पढ़ने में आपको ज़्यादा नंबर कलेक्ट हो जाते हैं। वहीं कई विषय ऐसे हैं जिन विषय को मैं नहीं कहूँगा कि ये विषय बुरा है, सब विषय आप पढ़िए, लेकिन कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा महत्व दीजिए। उसके लिए पीवाईक्यू है, मैं पीवाईक्यू आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, एक एक पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से विश्लेषण करूंगा, आपको बुक सजेस्ट करूंगा कि कौन सी बुक लेनी है, इसके बारे में बहुत अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप देखिए आगे विद्रोह देखिए, ये है सावंतवाड़ी विद्रोह 1844-59 के बीच। फोंड रावत, सावंत, अन्ना साहब, रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। गढ़करी विद्रोह को आप याद रखिए, गढ़करी विद्रोह कब हुआ? तो 1844 ईस्वी में हुआ। गढ़कारी अनुवांशिक कुछ सैनिक थे वंशानुगत, तो उनके द्वारा हुआ, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। तो इसका क्षेत्र आता है कि गढ़करी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये 1875 ईस्वी के आसपास में कहाँ हो रहा है, सॉरी 1844 की ईस्वी में, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में हो रहा है। वही सूरत विद्रोह आपको दिख रहा होगा, सूरत विद्रोह 1844 ईस्वी में स्थानीय नागरिक व्यापारियों ने मिलकर किया, गुजरात के क्षेत्र में हुआ। वहीं कोल्हापुर विद्रोह 1844 स्थानीय सामंत एवं सैनिक, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो इतने विद्रोह हमने कवर कर लिए। तो ये विद्रोह जो थे उन विद्रोहों को हमने कवर कर लिया। जो नागरिक विद्रोह थे उन नागरिक विद्रोहों में आपने देखा कि लगभग 10 से 12 विद्रोह हमने तैयार कर लिए हैं। इतने से क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा। अब आप कितने छोटे छोटे हजारों सैकड़ों विद्रोह जो हैं उनको कितने को याद रख सकते हैं, इसलिए इतने ही विद्रोह रखिए। अगर एक दो और लिखने हो तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम वगैरह में भी बहुत सारा मटेरियल है, स्पेक्ट्रम से कुछ महत्वपूर्ण छांट सकते हैं, पीवाईक्यू तैयार कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। तो इसके अंतर्गत इतना ही। अब हम चलते हैं आगे किसान विद्रोह की ओर। अब देखो हम देखते हैं किसान विद्रोह। तो अभी तक हमने कौन कौन विद्रोह देख लिए? तो अभी तक हमने नागरिक विद्रोह देख लिए। अब हमें कौन सा देखना है? तो हमें देखना है अब किसान विद्रोह। किसान के बाद बचेंगे हमारे पास सैनिक विद्रोह और आदिवासी विद्रोह। तो देखो किसान विद्रोह में देखिए रंगपुर विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विद्रोह पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। 1783 ईस्वी में धीरज नारायण स्थानीय किसानों ने मिलकर किया, बंगाल के क्षेत्र में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के ठेकेदारों देवी सिंह के आदि के द्वारा किया गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये भारत में पहला विद्रोह था किसानों के रूप में जो इतिहास में वर्णित किया गया। इसमें बंगाल क्षेत्र प्रभावित था। आप जो भी क्या बोलते हैं आरंभिक दौर में चाहे नागरिक विद्रोह देखिए चाहे किसान विद्रोह देखिए, ये आपको बंगाल में क्यों मिल रहे हैं। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ही अंग्रेजों की स्थापना बंगाल में हुई, बंगाल में होने के बाद अंग्रेजों की सबसे पहला संपर्क किस जनजाति से हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिर वो कौन सी जनजाति थी जो अंग्रेजों के सबसे पहले संपर्क में आई हुई थी। सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में वो जाति आई थी।
वहीं देखो, पागलपंथी आंदोलन या विद्रोह 1825-50, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। करमसाय टीपूसाय उत्तरी बंगाल में हुआ। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसके जमींदारों द्वारा मुजारों किराएदार किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ हिंसक संघर्ष किया गया। तो इस विद्रोह को आप याद रखिएगा, उत्तरी बंगाल में हो रहा है, नाम है पागलपंथी, तो पागल से आप आइडिया लगा सकते हैं। एक देखिए, फराजी आंदोलन 1838 से 57 के बीच में, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ, पूर्वी बंगाल, मूलतः धार्मिक सुधार आंदोलन जो बाद में दमनकारी जमींदारों और नील के खेती किसानों के बड़े आंदोलन में बदल गया। तो फराजी आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता आप याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल आदि क्षेत्र। वहीं आप देखिए मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है, तो मोपला विद्रोह को ध्यान रखिएगा। 1836 से 54 तक चलता रहा। मोपला मुसलमानों का समूह था, आप जानते हैं, केरल आदि के क्षेत्र में, मालाबार केरल में, हिंदू जमींदारों के शोषणकारी रवैये और ब्रिटिश सरकार की एक तरफा भू राजस्व नीतियों के विरुद्ध हुआ प्रथम चरण का विद्रोह था। क्योंकि इसके मोपला के दो चरण आपको देखने को मिलेंगे, एक ये वाला चरण जो आप 1836 में देख रहे हैं, और एक मिलता है जब भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे होते हैं उस समय। तो देखो मोपलाओं ने विद्रोह क्यों कर दिया था कि केरल के क्षेत्र में अधिकांशतः जो जमींदार थे वो हिंदू वर्ग के थे, इसलिए ये पहले जो हिंदू विरोधी भावनाओं के लिए भड़का, उसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ तो भावना थी, इसलिए इनका जो विद्रोह हुआ था वो दोनों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ में हुआ था। भाई देखो नील विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ है? 1859-60 ईस्वी में हुआ है। क्योंकि 1857 की क्रांति को समाप्त होने के बाद भारत में एक बहुत बड़ा कृषक विद्रोह था, जो था नील विद्रोह। इसके नेतृत्व करता है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। और ये किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ नादिया, बंगाल के क्षेत्र में। अब आप इसके कारण देखिए, यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा किसानों से जबरन अलाभकारी नील के खेती द्वारा दीनबंधु चली। क्या हुआ था? एक प्रथा थी, तीन कठिया प्रणाली, आप जानते होंगे। एक नियम था कि अंग्रेजों ने यह कहा था कि जमीन को कट्ठा में बांटते थे, कट्ठा में बांटा जाता था। तो अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि आपको, अगर आपकी जमीन इतनी है, सॉरी, आपकी जमीन है तो उसकी जमीन में से एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करनी होगी। और किसानों से इकरारनामा कर लिए थे। लेकिन बाद में जब नील की खेती अंग्रेज कराते रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जर्मनी में आधुनिक नील के स्थान पर या खेती के द्वारा नील जो यूज की जाती थी कपड़ों के में, उससे अच्छी उन लोगों ने केमिकल रंगों का उपयोग कर लिया और आविष्कार कर लिया। जैसे ही उन लोगों ने आविष्कार किया, तो भारत में नील की खेती जो पहले होती आ रही थी, उस पर अब लोगों को इंटरेस्ट नहीं बचा। अंग्रेजों को भी लगा यार कि अब क्या हमें इससे करने से लाभ नहीं है, इसलिए भारत में उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन की जो चर्चा की गई है वो किस में की गई है? तो एक दीनबंधु है, दीनबंधु ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण, नील दर्पण। तो नील दर्पण जो दीनबंधु मित्रा ने लिखा था, उसमें इस नील आंदोलन की बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। तो इस विद्रोह को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए आप इस पर टिक लगा लीजिए। इसलिए ये प्रमुख किसान विद्रोह है, जिसके अंतर्गत आपने देखा रंगपुर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराजी विद्रोह और मोपला विद्रोह, नील विद्रोह। अगर आपने नेतृत्वकर्ता, सामने प्रभावित क्षेत्र, काल को भी आपने संक्षिप्त में देख लिया है। वहीं हम आगे और देखें, अब हम और देखते हैं आगे। तो प्रमुख किसान आंदोलन को और आगे देखते हैं। आंदोलन का नाम एवं समझ जान ही रहे हैं, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ? तो 1873 से 76 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेतृत्व करता थे। इनके नाम याद रखिएगा। पावना बंगाल का क्षेत्र था। जमींदार, इनका कारण क्या था? जमींदारों द्वारा कानूनी सीमा से अधिक लगान वसूली, किसानों को भूमि से अधिकार से वंचित करना। अब वंचित करना क्या था? ये हुआ था कि जैसे ही भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में, तो जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि आपका जो, आपने जिस क्षेत्र में जमींदारी ली है, उस क्षेत्र में आपको अधिकार होगा कि आप किसान का अगर कर नहीं देता है तो आप उसकी जमीन को बेच सकते हैं। तो जो किसान पहले भारत में अपनी जमीन पर अपना मालिक माना जाता था,
और किसान अपनी भूमि को अपनी माँ मानता है, तब भी मानता था, आज भी मानता है। अब उसी की कृषि को हुआ क्या था, उसकी खेती को क्या किया गया था, वहीं पर उस खेत पर उसकी कई पीढ़ियां बीती थी। उसकी माँ ने उसी में खेती की थी, उसकी दादी जाती थी, उसके दादा जाते थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने कह दिया कि ये खेत अब तुम्हारा नहीं है, इस पर अधिकार जमींदार का है। इसलिए जमींदारों ने जब ज्यादा लगान वसूल किया तो इसका विद्रोह हुआ, विरोध हुआ और बड़ा आंदोलन हुआ। वही देखो, दक्कन के दंगे हुए। इन दक्कन के दंगे इसलिए हुए थे क्योंकि किसानों ने किए थे, इसलिए हम किसान विद्रोह के अंतर्गत पढ़ते हैं इनको। 1875 में हुए। स्थानीय कृषक इसमें शामिल हुए थे। कौन से? तो पुणे और अहमदनगर के। तो आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के जमींदार शामिल हुए थे, कारण यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं। एका विद्रोह 1921 ईस्वी में मदारी पासी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और अवध उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। क्यों एका विद्रोह कहाँ हो रहा है? तो एका विद्रोह से आप एक चीज याद रखिए कि असहयोग आंदोलन जब भारत में चल रहा था, उस समय एका विद्रोह भी हो रहा था। ये 1921 में हो रहा था। मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। अवध उत्तर प्रदेश में था। निर्धारण लगान 50% से अधिक वसूले गए। ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न और बेगार प्रथा के विरोध में छोटे किसानों का विद्रोह था, कि जो दर थी वो 50% से ज्यादा थी। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक प्रथा थी बेगार की प्रथा। कैसी थी? कि जमींदार के पास तो सैकड़ों एकड़ जमीन होती थी, कई हेक्टेयर की जमीन होती थी, तो वो तो खेती करेगा नहीं, वो तो कृषि करेगा नहीं। कृषि कौन करेगा? कृषि करेंगे मजदूर, गरीब। तो क्या करते थे? जबरदस्ती कृषि करते थे, उसके बदले में मजदूरी नहीं देते थे। इसलिए इसको कहा गया बेगार प्रथा। तो बेगार प्रथा के विरोध में एका विद्रोह हुआ। बारदौली सत्याग्रह 1828 ईस्वी, वल्लभ भाई पटेल, सूरत, गुजरात। एक बार और ध्यान रखिए, इसमें मैंने कुछ किसान विद्रोह छोड़ दिए हैं। किसान विद्रोह जैसे चंपारण का विद्रोह मैंने छोड़ दिया, खेड़ा का छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो, गांधी जी का आगमन भारत में पढ़ते हैं, तो उस समय गांधी जी के द्वारा प्रारंभ में जो विद्रोह किए गए वो आप वहां पढ़ेंगे। इसलिए ज्यादा वर्णन करके बहुत बेहतर नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने इस स्लाइड से उसको हटा दिया। और उसको आप कब पढ़ेंगे? जब मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो महात्मा गांधी के दौर में मैं दो तीन आंदोलन, जो दो तीन किसान विद्रोह या आंदोलन है, उसको बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। देखो, बारदौली सत्याग्रह 1828 ईस्वी में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के क्षेत्र में। प्रांतीय सरकार द्वारा 22% की अनुचित वृद्धि। इसी आंदोलन में पटेल ने सरदार पटेल की उपाधि दी गई थी। मतलब यही विद्रोह जब चल रहा था, बारदौली विद्रोह। आप ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल को पटेल की उपाधि से या सरदार की उपाधि से कब नवाजा गया था? सरदार की उपाधि से। ये क्या बोलते हैं, बारदौली की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इतना हमारा क्लियर हो गया कि प्रमुख किसान विद्रोह ये थे। अब एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि हमने विद्रोह को तो कई भागों में बांटा है, जिसमें नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और सैनिक विद्रोह। जिसमें से मैंने अभी तक आपको बता दिए हैं कौन कौन से विद्रोह। नागरिक विद्रोह मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, किसान विद्रोह कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं आदिवासी विद्रोह के द्वारा। तो भारत में प्रमुख किसान विद्रोह ये रहे। तो आपने किसान विद्रोह को पढ़ा है, कौन कौन से किसान विद्रोह थे इस स्लाइड के माध्यम से। ये प्रमुख नागरिक विद्रोह थे और ये वही देखते जा रहे हैं, और प्रमुख किसान विद्रोह भी आपने पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह। अब आदिवासी विद्रोह के थोड़ा संक्षिप्त में कारण बता ही दिया था मैं। अब इसका डिटेल में अगर आपको चाहिए तो भी एक अलग से पार्टिकुलर, क्योंकि उसको ज्यादा जाना और इतना बेहतर भी नहीं कि हम उसको इतना विस्तार से पढ़ाएं, क्योंकि विस्तार से पढ़ने की कोई नीड है नहीं। अब क्या है, आप देखिए कि अनुसूचित जनजातियों के जो लोग थे, जनजाति के जो लोग थे, वो क्या करते थे? वो अपने पहाड़ी या जंगल आदि क्षेत्रों में आराम से रहते थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही भारत में आई, जैसे ही भारत में आई, भारत में आने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने भारत में बहुत सारे विद्रोह करने वो बहुत सारे नियम परिवर्तित कर दिए, वन के कानून बदल दिए गए, उनका शोषण किया गया। उनकी जो परंपराएं थी, चाहे वो झूम कृषि रही हो, चाहे उनके द्वारा वन के उत्पादन थे, लकड़ी काटना था, उन पर सब प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव ज्यादा हो रहा था, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया, और 1813 में एक्ट जैसे ही आया, उसमें ये कहा गया कि भारत में अब कोई भी ईसाई जाकर, कोई भी पादरी जाकर अब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर पाएगा।
और जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ, बहुत सारे ईसाई मिशनरी भारत में आए। तो ईसाई मिशनरी ने सबसे पहले टारगेट किन लोगों को किया? उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया अनुसूचित जनजातियों को। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अनुसूचित जनजातियां थी वो कम पढ़ी लिखी थी, समाज से तटस्थ, कहीं दूर जंगलों में पड़ी हुई थी, गरीब थी, वंचित थी, उतना समाज से लगाव नहीं था, अलगाव की भूमिका थी। तो इन लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उनको बलगलाया कि ये हो जाएगा, हम आपको शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। उसके आधार पर उनका धर्मांतरण बहुत तेजी से कराया गया था। इसलिए उस धर्मांतरण के खिलाफ भी कुछ मूवमेंट हुए भारत में। तो धार्मिक परिवर्तन भी एक बड़ा कारण था। जैसे मैं अभी कहूँ, अभी भी आप देखते होंगे सरकारें जो होती हैं वो वोटर्स को लुभावने वाली चीजें देती हैं कि आप ये कर दीजिए, उसके बदले में हम आपके लिए ये योजना बना देंगे। सबको पता रहता है कि रेट क्या है और चुनाव आते ही रेट क्या हो जाते हैं। तब भी पब्लिक करे तो क्या करे, मजबूरी के दामन में सिर्फ लाचारी है। तब भी पब्लिक क्या करती है? तब भी पब्लिक वोट दे देती है, सोचती है कि चलो भाई जितना लाभ मिल रहा है उतना ही। क्योंकि 1000-2000 रुपए किसी बड़े व्यक्ति के लिए आम हो सकते हैं, लेकिन ये गरीब व्यक्ति के लिए 1000, 2000, 10,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है। उतनी बड़ी रकम होती है कि एक गरीब आदमी अपने पूरे जीवन में 10,000 रुपए नहीं देख पाता है। ये दौर चलते हैं, महत्वाकांक्षाएं चलती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीव के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, हर व्यक्ति पेट भरना चाहता है। तो 100 दौर तरीके बदलते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रमुख आदिवासी विद्रोह। तो एक विद्रोह लिखा हुआ है पहाड़िया विद्रोह। 1778 ईस्वी में, आरंभिक दौर में सन 1770 के दशक में ही सब विद्रोह हो रहे हैं। तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? 1738 ईस्वी में हुआ। राजमहल की पहाड़ियां मतलब बिहार उड़ीसा का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, बिहार झारखंड का क्षेत्र, अंग्रेजों द्वारा उनके स्वायत्त क्षेत्र में जबरन प्रशासनिक प्रवेश दिख रहा होगा, तथा पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट करने का प्रयास, मतलब जिन परंपराओं से वो जी रहे थे उन परंपराओं को बदलने का प्रयास किया गया। इसलिए आप देख रहे हैं कि पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? तो सन 1738 में हुआ, राजमहल की पहाड़ियों में हुआ, बिहार झारखंड आदि के क्षेत्र में हुआ। वहीं आप देखिए भील विद्रोह 1817 ईस्वी में शिवराम और गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ। कहाँ हुआ? खानदेश महाराष्ट्र में हुआ। कृषि संबंधी कष्ट, नए वन कानून, ब्रिटिश राज और उसके पारंपरिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण एक और बड़ा विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को हम कहते हैं भील विद्रोह। तो भील विद्रोह कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो रहा है, खानदेश के क्षेत्र में हो रहा है। इसके नेतृत्वकर्ता ये लोग हैं और कारण ये रहे। ठीक, उसके बाद देखो हो विद्रोह 1820 दशक में हुआ। हो जनजाति प्रमुख थी, हो जनजाति हुई थी, इसलिए कहाँ थी? सिंह भूमि और छोटा नागपुर के क्षेत्र में, वही बिहार झारखंड का क्षेत्र, अंग्रेजों द्वारा जनजातियों की भूमि अधिकारों। तो आप देख रहे हैं कि कारण लगभग वही हैं और उन कारणों के विरोध हो रहा है। वहीं आप देखिए खासी विद्रोह 1830 के दशक में, नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। और क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है मेघालय का क्षेत्र। गारो खासी जनतिया की पहाड़ियां जो असम मेघालय में है, उन्हीं पहाड़ियों में इसका विद्रोह हुआ। कारण वही है, अंग्रेजों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने के लिए जबरन सैन्य सड़क निर्माण और आदिवासियों को बेकार करने के लिए क्या हुआ था कि देखिए कि जब आप मैप देखते होंगे तो मैप का हिस्सा इस तरफ वाला, ये लोग क्या कर रहे थे? अरे यार, यहाँ से एक मार्ग बना रहे थे ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने का जो मार्ग बना रहे थे, उसमें आदिवासियों का शोषण किया गया, उनसे जबरदस्ती क्या बोलते हैं श्रम करवाया गया। इसके विरोध में एक बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ गया जिसका नाम खासी विद्रोह था। वही आप देखें कोल विद्रोह, तो 1831 में मतलब 1830 के दशक में बुद्धो भगत के द्वारा हुआ। बुद्धो भगत के द्वारा हुआ बुद्धो भगत के द्वारा हुआ। छोटा नागपुर का झारखंड का क्षेत्र है। आदिवासियों की भूमि छीनकर बाहरी लोगों ठेकेदारों को दिए जाने और उत्पीड़न के द्वारा इनका विद्रोह का जन्म हुआ। तो ये विद्रोह रहे प्रमुख, जिनमें आपने देखा पहाड़िया, भील, हो, खासी, कोल विद्रोह आदि। एक स्लाइड में और हम देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से विद्रोह है तो आप देख लीजिए। हॉर्न विद्रोह 1837 से 36 ईस्वी में पड़ा। चक्र बिश्नोई ने इसका नेतृत्व किया।
क्षेत्र कौन सा था? तो क्षेत्र था उड़ीसा। और इसके कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा खोंड जनजाति की पारंपरिक मरिहाय प्रथा, मानव बलि पर प्रतिबंध लगाने से नए कर लगाने का विरोध किया। अब देखिए, जो एक प्रश्न आता है कि नर बलि की प्रथा कौन सी जनजाति में थी, तो आप देख पाएंगे वो थी खोंड जनजाति में। और वो कहाँ थी? उड़ीसा में थी। तो जब मानव बलि पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इन विद्रोह के पीछे तर्क क्या था? कि ये हमारी परंपरा है। खैर, अंग्रेजों ने विकल्प बेहतर था, अगर मानव बलि को रोका था तो इसमें कोई गलत नहीं है, और गलत नहीं है तो हमें इसको इसलिए सही नहीं ठहराना चाहिए। विद्रोह हुआ है, विद्रोह का दमन निर्मम पूर्वक किया गया, अंग्रेजों की गलती है। लेकिन अंग्रेजों ने एक सुधारवादी कदम लिया था तो उसके लिए सराहना किया जा सकती है। लेकिन इसका विरोध हुआ और बाद में अंग्रेजों का लिए एक बड़ी चुनौती हुई, लेकिन अंततः विद्रोह दबा दिया गया। भाई देखो, संताल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है तो संथाल विद्रोह है, क्योंकि संताल विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों ने झुककर बाद में संताल परगना एक्ट लगाना पड़ा अंग्रेजों को। संथाल विद्रोह कब हो रहा है? तो संथाल विद्रोह हो रहा है 1856 ईस्वी में, मतलब 1857 की क्रांति के समानांतर, याद रखिएगा। उस समय भारत में संथाल विद्रोह भी चल रहा था। सिद्धू, कानू और भैरव जो हैं इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में है। जमींदारों, महाजनों व ब्रिटिश पुलिस द्वारा सामूहिक आर्थिक शोषण, यह 1857 से ठीक पहले का सबसे ससंगठित विद्रोह था। अभी तक आपने जितने भी जनजातीय विद्रोह पढ़े थे या 1857 के पहले जितने भी कृषक विद्रोह हुए हों, चाहे नागरिक विद्रोह हों, उनमें सबसे संगठित विद्रोह यही था। सिद्धू और कानू के नेतृत्व में इस विद्रोह को जन्म दिया गया। और इस विद्रोह का प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजों ने अंततः झुककर एक संथाल परगना एक्ट बनाया। संथाल परगना अधिनियम। और संथाल परगना अधिनियम बनाकर अंग्रेजों ने संथाल जातियों को उनकी भूमि पर अधिकार दे दिए, परंपरा के अधिकार दे दिए। अभी तक जो अधिकार चल रहे थे उन अधिकारों को बरकरार रखा गया, अर्थात अंग्रेजों की इसमें नैतिक और राजनीतिक हार हुई थी। यद्यपि विद्रोह दबाया गया था, निर्मम तरीके से दमन किया गया था, लेकिन तब भी इसमें संताल परगना एक्ट अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप 3 स्टार लगाइए, मैं तो कहूँ 5 स्टार लगाइए, इसमें भी 5 स्टार लगा सकते हैं आप। मुंडा विद्रोह कब हो रहा है? तो 1900 ईस्वी के आसपास में हो रहा है। इसका नेतृत्व करता बिरसा मुंडा है। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि दे दी है। तो बिरसा मुंडा को भारत में अब भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पुकारा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिरसा मुंडा का जो आरंभिक दौर था वो बड़ी परिस्थितियों से बीता था। आरंभिक दौर में सुनते हैं कि बिरसा मुंडा ने, कुछ लेख में मैंने ऐसे पढ़ा है कि ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन बाद में वो अपने धर्म में वापस आए। आने के बाद उन्होंने ये रियलाइज किया, उनको महसूस हुआ कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं। अंततः उन्होंने एक बड़े विद्रोह को जन्म दिया और उस विद्रोह के द्वारा अंततः अंग्रेजों को इसमें झुकना पड़ा था और एक बड़ा विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह की जो सबसे बड़ा कारण था वो थी खूंट कटी व्यवस्था। बिरसा मुंडा को उल गुलाम, इस विद्रोह को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको रखिएगा आप, नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है उल गुलान विद्रोह। तो उल गुलान विद्रोह को आप याद रखिएगा कि इसको उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो और ये हुआ क्या था? ये खुटकटी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के विरोध में हुआ था और उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। कोया विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप याद रख सकते हैं। कोया विद्रोह 1803 से 80 के बीच में। टोम्या सोया कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। रंपा विद्रोह थोड़ा याद रख सकते हैं, 1880 के दशक में स्थानीय नेता हुए। आंध्र प्रदेश बंदरा था जी, वही क्षेत्र है। इसमें कुछ विद्रोह आप याद रखिए। तो आपने इन विद्रोह को देख लिया है। अगर एक बार और मैं आपको दिखाऊं, और एक स्लाइड और है, इसमें भी आप थोड़ा विद्रोह देख लीजिए। इसमें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन नोट डाउन करे रखिए, मान लो कभी जरूरत पड़ जाती है तो आपको कम से कम पता रहे। इसमें आपको देखना है सिंगपो विद्रोह असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में, गारो विद्रोह वही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों है मेघालय के क्षेत्र में, ये कार्ड आप देख सकते हैं। नागा विद्रोह नागालैंड मणिपुर में हुआ, खामती विद्रोह असम में हुआ, और चकमा विद्रोह चटगांव पहाड़ियां मतलब आधुनिक बांग्लादेश में हुआ था। तो इन विद्रोहों को आपने बहुत अच्छे से देख लिया। तो अभी तक हमने जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह और सिविल विद्रोह, नागरिक विद्रोह पढ़ लिए हैं। अब एक हम थोड़ा देख लेते हैं 1857 के पूर्व सैनिक विद्रोह। क्यों 1857 के पूर्व विद्रोह? तो आप देखिए कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो एक कई लोगों के माध्यम से सब कह सकते हैं एक सैनिक विद्रोह था। तो हम इसको एक मान लेते हैं आधार बिंदु था ये। अगर हम इसको आधार मानते हैं तो 1857 के पहले भी कुछ विद्रोह हुए थे जिनको हम कहते हैं 1857 के पहले के कुछ सैनिक विद्रोह। ओके, तो उसके 1857 के पहले कौन कौन से विद्रोह हुए थे उनमें आप देख सकते हैं। देखिए 1857 के पहले कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, तो देखिए सैनिक विद्रोह, ये सैनिक विद्रोह लिखा हुआ है, ये समय लिखा हुआ है, कहाँ हुए हैं मुक्का। तो देखो बेल्लोर विद्रोह 1806 में तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्लोर को रखिए। बैरकपुर विद्रोह 1824 बंगाल के क्षेत्र में, इससे बड़ी आग निकली थी। बाद में आप 1857 के दौर में बैरकपुर की चर्चा सुनेंगे। सोलापुर विद्रोह 1840 महाराष्ट्र में। चौथसवीं इन्फेंट्री विद्रोह 1844 पंजाब में। और 86वीं इन्फेंट्री विद्रोह 1850 पंजाब के क्षेत्र में। तो यहाँ आप कार्ड देख सकते हैं, आप स्लाइड पर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित जितनी भी रहेगी वो पूरी टेलीग्राम पर टिक टू टिक विथ टिक के साथ एक डिस्क्रिप्टिव नोट आपको मेरे टेलीग्राम लिंक जो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको दे दी जाएगी। तो ठीक है, आपने इस विद्रोह में बहुत सारे विद्रोह देखे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में आपने भारत में होने वाले प्रमुख जनजातीय कृषक विद्रोहों को बहुत अच्छे से देख लिया है, इसलिए इस क्लास में इतना ही। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय